बाजार आर्या पार आज इस खास सीरीज में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और सीआईओ मीर वोरा साहब, जो भारतीय बाजारों पर ही नहीं दुनिया भर के बाजारों पर भी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं और जो दुनिया भर में माहौल बना हुआ है इस वक्त और जो बड़े रेसेशन की बातें कही जा रही है, एक बार मीर सर की एक डीप इंसाइट आपके लिए लाना जरूरी है। मीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए जी बिजनेस को। सबसे पहले ये बताएं कि जो अमेरिका में आर्थिक मंदी की चिंता है, जो लगभग सब मानकर चलने के बड़े रिसेशन में जा रहे हैं, कितना मार्केट ने इसे पचा लिया और कितना पचाना बाकी है सर? नमस्कार अनिल जी, ऑलवेज अ प्लेजर आपके चैनल पे आने का सर। तो इसमें देखिए, अमेरिका में स्लो डाउन तो होना ही है, उसमें कोई दो राय है नहीं। कितना होगा वो एक बड़ा $1 मिलियन का क्वेश्चन है। और आपने जैसे पूछा कि उस पे इंडिया के क्या असर होगा, वो भी एक एक सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। मैं ये कहूंगा कि देखिए, इसमें एक पेसिमिस्टिक सिनारियो हो सकती है और एक गोल्डीलॉक्स काइंड ऑफ सिनारियो भी हो सकती है। गोल्डीलॉक्स सिनारियो ये होगी कि यूएस की स्लो डाउन होगी सेकंड हाफ में, वो जो निश्चित है, लेकिन वो इतनी शार्प नहीं होगी कि 3-4 क्वार्टर तक रिसेशन में रहे। मे बी अगर 1 या 2 क्वार्टर तक जीरो ग्रोथ यूएस दिखाए तो मेरे ख्याल से मार्केट्स ने उसको काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका है। और अगर उससे बियॉन्ड हुआ तो ये नेगेटिव सिचुएशन होगी। यूएस के ये जो 0% काइंड ऑफ ग्रोथ सिनारियो अगर होगा 1-2 क्वार्टर के लिए, तो उसमें क्या होगा कि कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस जो है वगैरह काफी मॉडरेट रहेंगी। और इंडिया के लिए जो है ऑयल प्राइसेस और गोल्ड प्राइसेस और जो काफी सारी इंपोर्टेंट फूड प्राइसेस है, वो काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है। तो अगर ये गोल्डीलॉक्स सिनारियो में एक या 2 क्वार्टर का स्लो डाउन यूएस में, कमोडिटी प्राइसेस अगर ऑयल खास करके करेक्ट होता है, तो ये इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव है। क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा आरबीआई और गवर्नमेंट के मन में है वो इन्फ्लेशन का है। एक तरफ ग्रोथ धीरे धीरे करके आ रही है, रिकवरी पाथ है, लेकिन इन्फ्लेशन उसको खा रही है। तो अगर इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जबरदस्ती बढ़ाने का माहौल बनता है, तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर कमोडिटी खासकर ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे, नीचे आएंगे, तो फिर इतना प्रेशर नहीं रहेगा आरबीआई पे ब्याज की दर बढ़ाने के लिए। तो वो एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि इनहेरेंटली हम अगर देखें तो पेंटअप डिमांड काफी है। अब कार में वेटिंग लिस्ट है। रूरल इकोनॉमी में भी जो रिवाइवल है हमें दिख रही है, ट्रैक्टर बिक रहे हैं। सर्विसेज खास करके एविएशन अगर देखें, एयरलाइंस में देखें, होटल में देखें, मॉल्स में देखें, तो एक जो कंजम्पशन की पेंटअप डिमांड है 2 साल की, वो डेफिनेटली रिवाइवल पे है। बस ये हमें देखना है कि ग्लोबल सिचुएशन की वजह से इतना इंटरेस्ट रेट, ब्याज का दर इतना ना बढ़ जाए इंडिया में कि वो जो धीरे से रिकवरी आ रही है उसको डैमेज करे। ये इंटरेस्टिंग है। मंदी तो आना तय है अमेरिका में, लेकिन भारत के लिए उतनी रिस्क और उतने खतरे नहीं। हमारे यहाँ बेहतर है। हमारे यहाँ भी ब्याज दरें बढ़ना शुरू तो हो गई सर, 0.9%, 1% के आसपास बढ़ भी चुकी हैं। रुपए की कमजोरी, ये एक अभी नई चिंता आती है दिख रही है, और कच्चा तेल नीचे नहीं आ रहा। इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर आप कैसे देखते हैं? तो रुपए की जो मंदी है वो तो बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट है और ऑयल की वजह से है। और हमने ये भी देखा है कि क्योंकि यूएस में और यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो जो ग्लोबल एफआईआई पोर्टफोलियो फ्लोज थे वो भी स्लो डाउन हुए। इनफैक्ट काफी महीनों से हम नेगेटिव सेलिंग देख रहे हैं एफआईआईस की। तो करेंसी का थोड़ा वीक होना तो नेचुरल है, उसमें इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। और आरबीआई, मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई रुपये को एक लेवल पे कंट्रोल करेगी। आरबीआई ये करेगी कि जो वोलेटिलिटी है, अगर डिप्रिशिएट होना है, रुपये को वीक होना है, तो धीरे धीरे करके होने देंगे, एक झटके में नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल से इस तरह से नॉर्मल एडजस्टमेंट वोलेटिलिटी की कंट्रोल करके अगर होगी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए रुपये में। क्योंकि देखिए, हमें नेट तो ट्रेड डेफिसिट कम करना ही है, और उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग करेंसी तो रख नहीं सकते, क्योंकि फिर एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम होती है। और मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा थ्रस्ट है, आत्मनिर्भर भारत है, तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए करेंसी को स्टेबल रखना या माइल्ड डिप्रिसिएशन कोई बुरी बात नहीं है। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए करेंसी में। अदरवाइज कंट्रोल्ड अगर जो मूवमेंट है करेंसी की, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो अनाप शनाप तेजी से गिरे भी ना, अनाप शनाप तेजी से बढ़े भी ना, ये ज्यादा जरूरी, करेंसी के लिए स्टेबल होना ज्यादा जरूरी। अब आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान थोड़ा बेहतर है दुनिया भर के मुकाबले में, हमारे यहाँ डिमांड अच्छी, ग्रोथ अच्छी, तो फिर अगर किसी को निवेश करना है तो कहाँ करना चाहिए? क्या फिर हमारे यहाँ से जुड़े हुए सेक्टर और कंपनियां वो बेहतर है? आपकी राय क्या होगी सर? बिल्कुल। जो हमने पिछले 3 से 6 महीने में स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज किया है। जब से कोविड शुरू है तब से हम एक्सपोर्टर्स,
खास करके सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, बहुत ऑटो एंसिलरीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें हम ज्यादा बुलिश थे। लेकिन लास्ट 3 से 6 महीने में हमें लग रहा है कि जो बेस्ट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ है, बेस्ट ऑफ यूएस की जो ग्रोथ है वो अब हो चुकी है। अब इंडिया की रिलेटिव ग्रोथ बेटर रहेगी, क्योंकि यूएस में स्टिमुलस बहुत ज्यादा हुआ था, इसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन वो अब तो कम हो रहा है और विड्रॉ हो रहा है, आपने देखा है। तो यूएस की और ग्लोबल ग्रोथ बेस्ट इज ओवर, इंडिया का आई थिंक द बेस्ट इज येट टू कम। और जैसे हमने डिस्कस किया, जो इनिशियल साइंस है वो तो अच्छी है, अनलेस देयर इज सम बिग ग्लोबल फैक्टर। तो डोमेस्टिक सेगमेंट्स में डोमेस्टिक कंजम्पशन है, डिस्क्रिशनरी खासकर ऑटो है, इवन एफएमसीजी है, इंडस्ट्रियल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो थीम्स है वो काफी स्ट्रांग है मेरे ख्याल से, और वैल्यूएशंस इतने महंगे नहीं है इस सेगमेंट्स में। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट्स को लग के है थीम, एंड ऑफ कोर्स ये दोनों को सपोर्ट करता है फाइनेंशियल्स, बैंकिंग सेक्टर, तो फाइनेंशियल्स पे भी हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल थीम डोमेस्टिक इज बेटर देन ग्लोबल सेक्टर्स। बिल्कुल, तो डोमेस्टिक थीम थोड़ी सी बेहतर है आपके लिए ग्लोबल सेक्टर्स के मुकाबले में। कुछ राय मैं आपसे कमोडिटी स्टॉक्स पर भी लेना चाहता हूं, चूंकि मेटल्स कमोडिटी स्टॉक्स काफी गिरे हुए हैं। अब मेटल्स अब गिर रही हैं, शेयर पहले गिर गए, और लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि क्या कमोडिटी साइकिल खत्म हो चुका है, वापस रिवाइवल आएगा? दोनों पर राय दें सर, कमोडिटीज पर भी और कमोडिटी स्टॉक्स पर भी। देखिए, कमोडिटीज में काफी सारा जो इनपुट्स हैं वो एनर्जी के लिंक्ड है। तो जिस तरह से रशिया में और यूक्रेन में डिसरप्शन हुई है ऑयल एंड गैस सप्लाई में, तो थोड़े और महीने कमोडिटीज में तेजी रह सकती है। दूसरी जो वीकनेस का कारण था, एक चाइना का जो लॉकडाउन हुआ था, बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन हुआ था 2-3 महीने, वो अब खुल रहा है, तो चाइना इकोनॉमी भी जो है वापस आ रही है। तो मेरे ख्याल से जो शार्प करेक्शन हमने कमोडिटीज में देखा है शायद ओवरडन है, और कमोडिटी स्टॉक्स में भी उससे ज्यादा करेक्शन हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये लेवल से कमोडिटी स्टॉक्स आर लुकिंग ओके। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मंदी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अब फाइनली ये सलाह लेना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए कि क्या आप पैसा लगाने का वक्त आ गया है, या फिर अमेरिका के रिसेशन को देखते हुए, एफआईज की बिकवाली को देखते हुए इंतजार करें? देखिए, इसमें दोनों साइड में वॉलेटिलिटी रहने वाली है। ये 2022 का जो साल है बहुत मेहनत करवाएगा मेंटली और फिजिकली हमको। तो मेरे ख्याल से एक कोई भी तरह का एक्सट्रीम व्यू ना ले, ना तेजी का ना मंदी का। और जब जब भी लगता है कि बाजार या कोई स्पेसिफिक स्टॉक या सेगमेंट में कुछ ज्यादा ही तेजी या ज्यादा ही मंदी हो चुकी है, तो उस तरह से एक्शन लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 3 महीने पहले तक हमें लग रहा था कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा हॉट है, लेकिन सडनली थोड़ा माहौल चेंज हुआ तो ऑलमोस्ट 40% डाउन हो गए सब स्टॉक्स। अब 40% डाउन में कितना नेगेटिव ऑलरेडी प्राइस में है वो हमें देखना है। मेटल स्टॉक हमने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े एक दो स्टॉक्स है वो ऑलमोस्ट 45-50% डाउन हो गए 2 महीने में। तो कितना ओवरडन है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज आती ही रहेंगी बोथ बाइंग एंड सेलिंग में। मेरे ख्याल से दुनिया बंद हो जाएगी वैसा भी व्यू नहीं लेना चाहिए, और घोर तेजी हो जाएगी वैसा भी व्यू नहीं लेना चाहिए। स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करती रहनी चाहिए। बहुत ही सही कहा सर आपने कि न एक्सट्रीम बुलिश रहे, न एक्सट्रीम बेरिश रहे, रियलिस्टिक रहे। तो मतलब मूड माहौल के हिसाब से जब बहुत तेजी का माहौल दिखे तो थोड़ा हल्का हो जाए, और जब बहुत मंदी का माहौल दिखे तो खरीदारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और बहुत क्रिस्टल क्लियर आपने अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया बाजार के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।